नमस्कार। आइए एक बार फिर चला जाए चतुर्भुज के तरफ। और आपने अभी वर्ग के बारे में जाना। इसके पहले की वीडियो में वर्ग पे हमने बहुत विस्तृत रूप से आपको समझाया बताया कि वर्ग के बारे में हमें क्या क्या जान लेना बहुत आवश्यक होगा। आज हम चतुर्भुज के दूसरे पार्ट पर हैं और वो है रेक्टेंगल यानी आयत। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आयत क्या है, आयत की प्रॉपर्टी क्या है, ये जानना हमें बहुत आवश्यक होगा। देखिए, हमने एक आयत बनाया है ABCD और ये हमने खींचा इसका डायगोनल AC और डायगोनल BD, डायगोनल AC और डायगोनल BD, और ये एक दूसरे को बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तब देखिएगा कि यहाँ पर हम फिर वही बात करते हैं कि यदि का मतलब ही हो गया हमारा कि वो शर्त जिसको लेकर के हम चलेंगे। तो मान लेते हैं कि ABCD एक आयत है। अब आप ध्यान से समझिएगा, ABCD एक आयत हो। देखिए, एक शब्द आ गया इसमें आयत यानी रेक्टेंगल। तो देखो कितनी बातें निकलकर सामने आती है। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला पॉइंट ये आता है इसका कि AB बराबर होगा DC के और BC बराबर होगा AD के, लेकिन ये वाला भाग और ये वाला भाग ये आपस में बराबर नहीं होगा। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट कि जो AB है ये समांतर होगी DC के, और जो BC है देखो वो समांतर किसके होगा, AD के। अब इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट ये आता है कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री। ठीक है। अब हम आते हैं चौथे नंबर पर। बहुत ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि डिफरेंस भी समझना ज़रूरी है कि स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, रम्बस में, ट्रेपेजियम में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन उठता है। अब मैं बात करता हूँ विकर्ण पर। देखिए, विकर्ण पर मैं अगर बात करूँ कि विकर्ण AC का मान बराबर होगा किसके, विकर्ण BD के। एक पॉइंट। अब आते हैं हम पाँचवें नंबर पर। तो ध्यान रखिएगा कि OA का मान OC के बराबर होगा और OB का मान OD के बराबर होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं तो इनका आधा आधा भाग भी बोलो क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आयत वर्ग में हमने 6 पॉइंट बताई थी डिफिनीशन में, आयत में 5 पॉइंट हुआ। तो वो कौन सा पॉइंट है जो वर्ग में था आयत में नहीं है, तो वो पॉइंट है कि विकर्ण AC नॉट परपेंडिकुलर BD के, यानी इनके विकर्ण एक दूसरे पर लंब नहीं होता। एक क्वेश्चन आया था कि एक आयत को इस प्रकार से रूपांतरित किया जाता है कि उसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब हो जाते हैं, तो वह आयत बदल जाएगा। तो बोलो किस में बदल जाएगा, गुड, वर्ग में। किस में भाई, वर्ग में। आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्लियर है, ओके, वर्ग में बदल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अब ये डेफिनेशन हुआ। आइए डेफिनेशन इनको शब्दों में बांटते हुए बोल रहे हैं कि आयत वह चतुर्भुज है जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। शीर्ष का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। इनके विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और एक पॉइंट याद रखना कि इनके विकर्ण एक दूसरे को लंब पर नहीं काटते। ये तो इनके डेफिनेशन हो गया। अब हम इनके कुछ न्यूमेरिकल पक्ष की बात करें, गणनात्मक पक्ष की बात करें, तो आ गया पॉइंट नंबर 6। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी वही है कि भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होगा विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्णों के वर्गों का
योग। यानी अगर मैं चित्र के अनुसार चलूँ तो क्या लिखूँगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर, और ये बराबर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये बहुत ज़बरदस्त सा नियम है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आइए हम चलते हैं इनके नेक्स्ट पॉइंट पर। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, अब आइए चलते हैं इनके नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिएगा इनका अगला पॉइंट क्या होने वाला है, यानी पॉइंट नंबर 7वां। अब देखिए करते ये हैं कि इनके भुजा के मिड पॉइंट के हम मिला देते हैं। चलिए देखिएगा, ये और ये हमने मिला दिया। ये है P, ये है Q, ये R और AS। अब देखिए पहले तो इसको आप समझ लीजिए, फिर हम इसको पॉइंट आउट करेंगे कि हम इसमें क्या पाते हैं। देखिए अभी आपको हमने बताया कि इनका जो विकर्ण है वो आपस में लंबाई में बराबर होते हैं। अब आप ये बताओ कि एक त्रिभुज को ध्यान देना, त्रिभुज ये है ABC में AB का मध्य बिंदु P है और BC का Q है, और त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा PQ इस भुजा की आधी होगी। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि PQ बराबर होगा 1/2 AC के। उसी प्रकार से SR को भी हम यही कह सकते हैं, क्योंकि यह भी इस त्रिभुज के, अगर मैं बात करूं ADC में AD और DC के मध्य बिंदु क्रमशः S और R हैं, तो अगर मैं इसको रफ कर दूं ताकि आप स्पष्ट देख सको, तो देखो ये इसकी समांतर होगा, लंबाई में क्या होगा, आधा होगा, तो SR का मान भी आधा AC होगा। अब अगर इसी तरह से बात हम करें PS का, तो PS बराबर होगा आधा BD के। बहुत ध्यान देना, आधा BD के, और यही बराबर होगा किसके, RQ के। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको अभी अभी मैंने बताया कि AC और BD ये आपस में बराबर हैं, तो आधा AC आधा BD भी आपस में बराबर होगी। इसका मतलब है कि ये और ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और बताओ वो चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं अगर लंबाई में समान हैं, तो वो चतुर्भुज या तो समचतुर्भुज होगा या तो वर्ग होगा। वर्ग ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ का कोण 90 डिग्री नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये भुजाएं बराबर नहीं है, यहाँ पे 90 तो है। अगर यहाँ और यहाँ की बात किया जाए तो ये 90 से छोटा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। अगर ये आधा आधा होता तो 45 होता, ये 45 से छोटा होगा, ये भी 45 से छोटा होगा, और 45 से छोटा होगा तो ये 90 से निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये वर्ग तो नहीं बना, लेकिन क्या देख रहे हो, चारों भुजा आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज PQRS समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा। अब आइए हम चलते हैं रूल नंबर 8 पर। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं कि क्षेत्रफल समचतुर्भुज PQRS का मान क्या होगा, तो होगा 1/2 क्षेत्रफल आयत ABCD के। अब आते हैं इसके 9वें नियम पर, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं इसके 9वें नियम की बात करूं तो थोड़ा सा डायग्राम को मैं रफ कर दूं और केवल ज़रूरत की चीज़ों को यहाँ रखूं, तो देखिएगा क्या निकल कर आएगा भाई।
चलो देखो, मान लो कि ये आयत है और ये हमने इसका डायगोनल खींचा, ए बी सी डी और ओ। देखो अब यहाँ से आया कि आयत का विकर्ण आयत को 4 त्रिभुजों में बांटता है। जो अब देखो, इसमें सबसे नंबर 1 पे आया कि चारों त्रिभुज क्षेत्रफल में बोलो क्या होंगे, समान होंगे। थोड़ा सा प्रूफ देने में बहुत टाइम चला जाएगा, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, और बहुत ज़रूरी लगे प्रूफ का तो कमेंट करिएगा, मैं प्रूफ भी दे दूँगा। इसके बाद जो अगला आता है वो चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि सम्मुख त्रिभुज। सम्मुख त्रिभुज का मतलब है ये और ये और ये। सम्मुख त्रिभुज क्या क्या होंगे, ये समरूप भी होंगे और क्या होंगे भाई, सर्वांग सम भी होंगे। ध्यान रखिएगा कि आयत में सारे त्रिभुजों के क्षेत्रफल तो बराबर होंगे जो डायगोनल ने उसको डिवाइड किया, लेकिन समरूपता केवल आमने सामने में होगी, सर्वांग समता आमने सामने और आमने सामने में होगी। बात क्लियर होगी। चलिए अब हम आते हैं नियम संख्या 10 में। ध्यान दीजिएगा, आयत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो ये तो आप जानते ही हैं कि आयत का क्षेत्रफल होगा आयत की लंबाई गुणे आयत की चौड़ाई। और 11 नंबर पे आकर के हम इनके पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की बात करें, तो ये हो जाता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो ये आयत में हमने कुल 11 प्रॉपर्टी पढ़ी, जो वर्ग में कितना था भाई, 15 था। यहाँ पर जो परिवृत्त और अंतर्वृत्त की चर्चा इसमें भी की जा सकती है, तो थोड़ा सा हम परिवृत्त और अंतर्वृत्त की बात यहाँ पर करेंगे, लेकिन अंतर्वृत्त आयत में तो नहीं बनेगा और परिवृत्त इसलिए बनेगा क्योंकि आयत एक चक्री चतुर्भुज है, और चक्री चतुर्भुज की विशेषता है कि उसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अभी हम परिवृत्त पे चर्चा कर लेते हैं अगले पॉइंट पर। तो जल्दी से इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आइए फिर आगे बढ़ाएं। आपको रब कर दूं। चलिए आयत में अंतर्वृत्त नहीं बनेगा, क्योंकि अंतर्वृत्त का मतलब होता है कि अंदर की चारों भुजाओं को स्पर्श करें, और अगर हम लंबाई को डायमीटर मान करके वृत्त खींचेंगे तो बाहर वो जो है चौड़ाई को तो टच करेगा लेकिन लंबाई से बाहर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 12 पर। देखो, चूँकि आयत का परिवृत्त बन सकता है इसलिए कि ये चक्री चतुर्भुज के रूप में हम इसको ले लेंगे, ये ए बी सी डी, और ये एंगल 90, ये एंगल 90, उसी तरह जैसे स्क्वायर में हुआ था। तो अब बताओ यहाँ से जो इसकी परित्रिज्या होगी वो क्या होगी, आयत का विकर्ण होगा। इसका जो परिवृत्त का व्यास होगा वो आयत का क्या होगा, विकर्ण होगा, और ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। अब देखिएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आयत की परित्रिज्या r बराबर होगा, भाई यही तो व्यास है, या आप ऐसा कर लो कि पहले इसको व्यास लिख लो,
परिवृत्त का व्यास बराबर होगा आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, और परिवृत्त का व्यास 2r सपोज करो, और आयत का विकर्ण देखो यहाँ से पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग हम करके इसके विकर्ण को निकाल सकते हैं, और इसका विकर्ण आ गया l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से हमें r का मान बोलो क्या मिल गया, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आधा। ये है परिवृत्त की परित्रिज्या। अगर आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई दिया जाए तो हम परिवृत्त की परित्रिज्या को बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 12। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने आयत के बारे में देखा कि कुल 12 नेचर से हम आयत को डिफाइन करते हैं, और यहाँ से हम परिवृत्त तो निकाल सकते हैं, लेकिन अंतःवृत्त हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि आयत में अंतःवृत्त नहीं बनेगा। तो आइए अब आगे बढ़ाएं आपको। अब हम ये देखते हैं कि आयत में अंतःवृत्त कैसे नहीं बनेगा और क्यों नहीं बनेगा। तो देखो, ये आयत, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आयत, अंतःवृत्त की विशेषता है कि वो सभी भुजाओं को स्पर्श करे। अब अगर आप वृत्त खींचते हैं और मान लो कि आपने इसको रेडियस व्यास ले लिया, चौड़ाई को, तो ये वृत्त बनेगा, ये लंबाई की भुजा को स्पर्श करेगा लेकिन चौड़ाई की भुजा को स्पर्श नहीं कर पाएगा, और जब तक ये सभी भुजा को स्पर्श न करे अंतःवृत्त नहीं हो सकता। उसी तरह से अगर आपने लंबाई को रेडियस मान करके सर्कल खींचा तो देखो ये चौड़ाई को स्पर्श करेगा लेकिन ये लंबाई के तरफ से ये वृत्त से बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये अंतःवृत्त नहीं बनेगा, इसलिए आयत के अंतःवृत्त को लेकर के कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि परिमाप को लेकर के फिर हम एरिया में आकर बहुभुज के क्षेत्रफल की बात अंतःवृत्त के माध्यम से करते हैं, वो 2D में हम उसके पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम तीसरे प्रकार के चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ते हैं, और हमारा आता है सम चतुर्भुज, जिसको हम क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। सम चतुर्भुज, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, रोम्बस। अब चलिए जाना जाए कि रोम्बस है क्या। देखो, आप लोग इस चतुर्भुज को कहीं कहीं पे बर्फी वाला चतुर्भुज भी कहा जाता है, काजू कट की जो बर्फी होती है। अब आप देखिए इसके आकार से इसकी विशेषता बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। देखो, A B C D, और हमने ये ले लिया इसका डायगोनल, ये ले लिया डायगोनल, और ये O। चलो अब ज़रा सा ध्यान से समझिएगा हमारी बात को कि अगर हम यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लें रोम्बस, हमने लिखा कि यदि चतुर्भुज ABCD सम चतुर्भुज हो तो हम यहाँ ले लेते हैं। तो अब देखो इसमें कितनी बातें निकल कर आती हैं। तो इसकी पहली पॉइंट ये आई कि AB बराबर होगा BC के, बराबर होगा CD के, बराबर होगा DA के, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अब आइए सेकेंड पॉइंट पर बात करें तो AB समांतर होगा DC के और BC समांतर होगा किसके, AD के। अब देखिएगा तीसरी पॉइंट
कि एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, एंगल बी बराबर एंगल डी होगा, लेकिन ये कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि चलिए पहले आप पूरा पॉइंट देख लीजिए, फिर एक बार में परिभाषा हम आपको दे रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं विकर्ण पर। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना होगा कि विकर्ण, देखो विकर्ण जो AC है ये लंब होता है BD पर, यानी कहने का आशय ये है कि चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अब इनके बाद आ गया पांचवा कि विकर्ण OA बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा OD के। चूँकि इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा भाई कि इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, इसलिए विकर्णों का आधा आधा खंड भी आपस में बराबर नहीं होगा। यहाँ पर एक सवाल आया कि समचतुर्भुज के विकर्ण अगर बराबर हो जाएं तो वह बदल जाएगा किसमें? वर्ग में, क्योंकि वर्ग में हमने 6 गुण पढ़ा है और उसमें से एक नेचर यही गायब हो गया। यही वजह है कि समचतुर्भुज स्क्वायर नहीं हो पाया। आइए आगे बढ़ते हैं और अब इनका हम डेफिनेशन देख लें, फिर हम इनके गणनात्मक पक्ष की बात करेंगे। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं लेकिन चारों कोण आपस में बराबर नहीं होते। इनके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, और या ऐसे कहें कि इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी इक्वल रेसेक्ट करते हैं, उनको इक्वल डिवाइड करते हैं, लेकिन इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। अब बात हम करते हैं आगे इनकी कुछ कैलकुलेशन के पॉइंट का। तो फिर वही चीज़ है, यहाँ पर हमारा आ गया 6वां नंबर, और ये चीज़ सेम है कि भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होगा विकर्णों के वर्गों के योग के। वर्गों का योग अगर हम इस चित्र के अनुसार लिखें तो देखो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ओके, आइए आगे बढ़ाते हैं अब आपको, और अब हम चलते हैं 7वें नेचर पर इनके। देखो इनका 7वां नेचर क्या होगा। चलिए भाई बस धैर्य बनाए रखिए, बहुत आनंद आएगा। चलो अब 7वें पे आते हैं। 7वां नंबर देखो, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, और ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, और यहाँ देखो ये हमने लिखा PQRS। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलें, उससे पहले थोड़ी सी बात यहाँ पर हम लोग करके तब आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखिएगा, चलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये देखो कि त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु Q है और AB का मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु को मिलाया है, तो निश्चित है कि जो PQ है वह PQ AC का आधा होगा। और वही काम देखो यहाँ है ADC में, AD का मध्य बिंदु S है, DC का मध्य बिंदु R है, मध्य बिंदु को मिलाया है, तो यही बराबर होगा किसके? SR के। चलिएगा, अब तो ये तो बात तय हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे में देखते हैं BAD में, BAD में PS बराबर होगा आधा BD के, और यही बराबर होगा किसके? QR के। यहाँ पर बेटा थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात आती है, और इसे गौर से आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि हम
कैसे इसको जा रहे हैं प्रूव करने। अब आप देखो कि ये AC और BD बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। लेकिन हम चतुर्भुज में देख क्या रहे हैं कि इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। देखो PQ बराबर है SR के, और इधर से ले लो QR बराबर है किसके, PS के। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अब आमने सामने की अगर भुजाएं बराबर हैं तो ये कौन हो सकता है भाई? ये वर्ग भी हो सकता है क्योंकि उसमें भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये आयत भी हो सकता है, ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वर्ग इसलिए नहीं हो सकता कि उनकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हो सकती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है कि चारों भुजा बराबर नहीं है। ये बराबर है, ये बराबर है, लेकिन जब ये बराबर नहीं है तो ना तो ये बराबर होगा न ये बराबर होगा। अब बताओ आमने सामने की भुजाएं किस में हो सकती हैं? वर्ग हो नहीं सकता क्योंकि चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। समचतुर्भुज हो नहीं सकता। अब मैटर आ गया कि या तो ये आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब अगर ये आयत होगा तो ये कोण और ये कोण 90 होना चाहिए, ये कोण और ये कोण 90, ये कोण और ये कोण 90 होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर ये कोण 90 हो गया तब तो ये आयत है, और अगर नहीं हुआ तो ये बोलो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो आओ देखते हैं कि ये क्या है। तो ये देखा जाए कि ये कोण वास्तव में कितने अंश का होगा। तो आओ जरा देखते हैं। अब जरा सजग होकर ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग। चलो इसको हमने ये बीच से मिटा दिया। अब ये बताओ कि अगर ये समचतुर्भुज है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, तो आधा आधा ये और ये भी बराबर होगा। चलो हम इसको मान लेते हैं कि ये थीटा है, तो ये भी बोलो कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण होगा 180 माइनस 2 थीटा के। इसी प्रकार बच्चों ये समझ लो कि अल्फ़ा है, इसे भी मैं रब कर देता हूँ, और ये अल्फ़ा है। तो बताओ ये कितना होगा, ये भी होगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा के। अब आप याद करो कि जब मैंने कोण में आपको अंतःसंगत कोण पढ़ाया था तो हमने बताया था कि समांतर रेखाओं के बीच जो अंतःसंगत कोण है उनका योग 180 अंश होता है। तो देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर, इनके बीच में देखो ये दो कोण है जिन पे मैं निशान लगा रहा हूँ, एक ये और एक ये। देखिए जो मुझे इस वीडियो से फॉलो कर रहे हैं वो ध्यान देंगे, दो समांतर रेखा को अगर तिर्यक काटती है तो अंदर का इस रेखा के एक ओर का कोण अंतः संगत कहलाता है, और इनका योग 180 होता है। तो देखो यहाँ ये समांतर ये रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण अंतः संगत होगा, और इनका योग बोलो कितना होगा, 180 अंश होगा। यानी 180 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 180 माइनस 2 थीटा बराबर 180 होगा। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन करके उधर की तरफ चले जाओ तो 2 अल्फ़ा प्लस थीटा, और ये इधर की तरफ से एक कैंसिल कर दो तो बराबर हो गया 180। अल्फ़ा प्लस थीटा बराबर कितना हो गया, 90। अब आप ये बताओ कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये पूरा कोण 180 बन रहा है, अल्फ़ा और थीटा का मान मिल के 90 है, तो ये कोण कितने अंश का हो गया, 90 का हो गया। इसी प्रकार से हम ये 90 और ये 90 सिद्ध कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि इनकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है ही हैं, इनके प्रत्येक कोण का मान 90 निकल कर आ रहा है। अतः ये बात यहाँ पर पुष्ट हो जाती है कि आमने सामने की भुजा बराबर होने के साथ साथ इनका प्रत्येक कोण 90 अंश है, अतः ये क्या है, आयत हैं। तो यहाँ से एक नियम निकल कर आता है डियर स्टूडेंट। तो देखिएगा मैं उसको लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। चलिए मैंने इसको रफ किया और अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज
PQRS एक आयत होगा। ठीक भाई। अब हम आते हैं इसके 8वें पर, क्षेत्रफल का। देखो इनका क्या रिलेशन होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल समचतुर्भुज ABCD बराबर होगा, या पहले हम ले लेते हैं आयत को जिसको हम निकालना चाहते हैं, कि क्षेत्रफल आयत PQRS बराबर होगा 1/2 क्षेत्रफल समचतुर्भुज ABCD के। और आगे देखिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी अब हमारा आ गया 10वां नियम। 10वां नियम ये आया, थोड़ा सा मैं इसे रफ करूँ और फिर समझाऊँ आपको। तो देखिए क्या रिजल्ट यहाँ से निकल कर आया क्षेत्रफल पर। देखिएगा ये आपका समचतुर्भुज है, ABCD, और ये डायगोनल है, मान लो इसकी लंबाई D1 है, ये डायगोनल है, मान लो इसकी लंबाई D2 है, और यहाँ पर ये 90 है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बाबू, अगर मान लें कि यहाँ की भुजा की लंबाई A है और ये मिड पॉइंट है, तो निश्चित है कि इतने का मान होगा D2/2 और इतने का यहाँ से यहाँ तक का मान होगा D1/2। अब बताओ इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो हो जाएगा 1/2 D1/2 इंटू D2/2। बोलो भाई, ये क्षेत्रफल आ गया एक त्रिभुज का। और अभी अभी हमने बताया कि इनके जो विकर्ण है वो इन्हें 4 बराबर त्रिभुजों में बांटता है। ये पॉइंट शायद छूट गया, तो मैं ऐसे ओरल बता देता हूँ, ध्यान दो कि जो इनका विकर्ण है इन्हें 4 बराबर क्षेत्रफल में बांटेगा। ये चारों आपस में सर्वांगसम होंगे, चारों आपस में समरूप होंगे। ध्यान रखना, आयत में आमने सामने का सर्वांगसम और समरूप था, यहाँ पर ये चारों क्षेत्रफल में बराबर होंगे और चारों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, आपस में सर्वांगसम भी होंगे। अब बताओ कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ गया, इस तरह से कुल मिलाकर कै त्रिभुज है, 4 है। तो देखो ये 4 से 4 कैंसिल हुआ और आ गया 1/2 D1 गुणे D2। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर। देखिएगा परिमाप। परिमाप को हम लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अब देखो क्या भुजा और विकर्ण के बीच में कोई रिश्ता है? तो बिल्कुल है। देखिए क्या है, यहाँ पर पाइथागोरस के आधार पर देखें तो a का स्क्वायर बराबर, बोलो क्या होगा, a का स्क्वायर होगा D1/2 का स्क्वायर प्लस बोलो D2/2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हो गया a स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखो हो गया D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बटे में बोलो क्या 4। और अब आप इसको इधर ला दो तो देखो ये हो गया 4a स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर। अब अगर आप इसका वर्गमूल कर लो तो देखो हमें मिल गया 2a बराबर √, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब आगे सुनो, परिमाप 4 गुणे भुजा है। अगर मैं इधर 2 से और इधर भी 2 से गुणा कर दूं तो बताओ ये क्या आ गया, यही आ गया क्या, परिमाप। और परिमाप बराबर बोलो क्या आ गया, 2 √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो परिमाप में एक सूत्र आप और ले सकते हो और वो ये है कि √ में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारो, फिर इस पर हम लोग जल्दी से एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं। आइए।
एक सवाल देखिए आपके सामने हमने दिया कि एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण 24 सेमी एवं 10 सेमी है, चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। अब इसे देखो, सूत्र जो अभी हम लोग लगाए उससे भी लगा सकते हो, चित्र बना करके और आसानी से लगा सकते हो। तो पहले फार्मूले से देख लेते हैं। फार्मूले में हमने क्या पढ़ा, परिमाप बराबर पढ़ा 2√d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। 2√d1 कितना है बाबू, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और ये देखो हो गया 2√ कितना भाई 576 प्लस 100, ये देखो हो गया 2√676, और 676 का वर्गमूल 26। चलो देखो 2 गुणे 26 यानी आपका आंसर कितना आ गया, 52 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया, ये तो फार्मूले से था। अब अगर आप इसे चित्र पर हल करते हैं तो ये और आसानी से हल हो जाता है। देखो कैसे, यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये अगर 26 है, कितना 24 है, अगर ये डायगोनल 24 है तो यहाँ से यहाँ तक बोलो कितना होगा, 12 होगा। और अगर ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा भाई, 5 होगा। और आपको पता है कि ये समकोण होगा, अगर ये समकोण तो ये बोलो 13 होगा, 13 होगा, 13 होगा, 13 होगा, यानी भुजा मिल गई 13। और परिमाप बराबर आपने पढ़ा है 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे 13, 13 चौक 52 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम अभी आयत और समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी पढ़े, और इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो इनके एप्लीकेशन का प्रयोग होगा। और फिर हम अगले वीडियो में आ जाएंगे जहां हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।